हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से ही मेरे चैनल को इतना सपोर्ट मिल रहा है और हमारे चैनल के 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं। और जैसे कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप आगे वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कमेंट में पहले भी कि मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इस टाइम पे मैं वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम हुए तो मैं आपके लिए अब वीडियो बनाना स्टार्ट करने वाला हूँ फिर से। तो अब जैसे आपने पहले सपोर्ट किया था इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखे। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं पित्त दोष। पहले हमने वात दोष देख लिया था और जो पहले चैप्टर थे पेपर 1 क्रिया शरीर के, सामान्य दोष वाला और एक बेसिक वाला, वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया था, ताकि जब आप आगे वीडियो देखो तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए हो। देखो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले अगर आप उनके बेसिक क्लियर कर लेते हो, ठीक है, तो आपको आने वाले जो चैप्टर है वो बिल्कुल समझ में आने लगते हैं। जैसे कि अगर आपको मैथ के फॉर्मूला आते हैं तो आप सवाल कर लेते हो, उसी तरह से अगर आप आयुर्वेद है, आप पहली बार आयुर्वेद को पढ़ रहे हो, अगर आपको ये जितनी बेसिक बेसिक बातें हैं वो समझ में आ गई तो आपको आयुर्वेद में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको वो जो मैंने बेसिक बताई है, मैंने बहुत लॉन्ग वीडियो में बताया बेसिक, मैंने हर एक चीज़ को क्लियर करने की कोशिश किया है कि दोष क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, मल क्या होते हैं, ये सब ऐसे मैंने बेसिक बताया ताकि आप रिलेट कर सको कि किस तरह से हमारे आयुर्वेद को मॉडर्न से रिलेट करके अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक। जब ये देखो फर्स्ट ईयर जितना भी है सब कुछ बेसिक ही है, अगर आपने ये अगर मजबूत कर लिया अच्छे से तो आपको जो आने वाले ईयर है आपको आयुर्वेद में तो दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक। चलो, आज के लिए इतना ही। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, पित्त दोष, ठीक। देखो, हमने पहले भी बताए थे 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अब हम बात करते हैं पित्त दोष के। अब देखो, अब हम इसको दोष क्यों कहते हैं, ठीक। हम दोष इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी शरीर में बहुत जल्दी दूषित हो जाते हैं, ठीक। दूषित होकर जो दोष और धातु को दूषित करते हैं, इसलिए हम इनको दोष कहते हैं। वैसे तो पित्त के जो नेचुरल कार्य है, जो आपके चेहरे पर चमक है, ठीक, जो आपके शरीर में जो अग्नि है, जो अग्नि यानी जो ऊष्मा है यानी एनर्जी है, वो किसकी वजह से है, वो पित्त की वजह से ही है। लेकिन फिर भी हम इसको दोष कहते हैं। दोष कहने का ये कारण है क्योंकि ये बहुत जल्दी दूषित होकर हमारी बॉडी के धातु और मलों को दूषित कर देता है। अब ये धातु क्या होती है, जो हमारी बॉडी में 7 धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, ठीक। अब इनको हमने मॉडर्न से भी कोरिलेट किया है। ये सब चीज़ देखने के लिए आपको बेसिक देखना होगा, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि धातु मॉडर्न में रस को क्या कहते हैं, रक्त को ब्लड कहते हैं, ठीक, ये सब चीज़, ठीक। और मल क्या होते हैं, देखो 3 मल होते हैं, मूत्र, पुरीज और स्वेद। इन तीनों को क्या करता है, जो भी हमारी बॉडी में दोष होते हैं, जैसे मान लो वात दोष है, पित्त दोष है और कफ दोष है, ये क्या करते हैं, धातु और मल को दूषित करते हैं। और जब धातु और मल को दूषित करेंगे तो व्याधि उत्पन्न करेंगे, ठीक। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, इससे कोई फ़ायदा नहीं कि बार बार मैं लिख के वीडियो को लंबी करूँ, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। जल्द मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप क्या करें, कम टाइम में अपने चैप्टर को कंप्लीट कर ले, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पित्त दोष के बारे में। पित्त दोष का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, दोष क्यों कहते हैं, पित्त क्या होता है, ठीक। अब हम इसको देखते हैं निरुक्ति। अब बात आती है निरुक्ति की। अब निरुक्ति क्या होती है, देखो वैसे जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं उसमें कई टर्म आते हैं, निरुक्ति आती है, व्युत्पत्ति आती है, उत्पत्ति आती है, लक्षण आते हैं। वैसे तो मैं कई बार इन चीज़ों को बता चुका हूँ ये क्या होती है। जैसे मैं बताता हूँ निरुक्ति। निरुक्ति का मतलब होता है कि जो शब्द है वो किस धातु से मिलकर बना होता है, और दूसरा उसका अर्थ क्या होता है। निरुक्ति के 2 चीज़ पॉइंट याद रखना जब भी आप क्वेश्चन में लिखो। जैसे मान लो पित्त दोष के बारे में आ गया लिखने के बारे में, तो आप पहले हेडिंग डालोगे निरुक्ति। अब निरुक्ति का मतलब होता है कि वो किस धातु से मिलकर बना है और उसका अर्थ क्या है। ये 2 चीज़ आप निरुक्ति में लिखोगे, ठीक। अब आप व्युत्पत्ति में क्या लिखोगे, व्युत्पत्ति में आप लिख सकते हो उस शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, या वो उसका अर्थ। व्युत्पत्ति का मतलब होता है बेसिकली निर्माण, मतलब उसका निर्माण कैसे हुआ है। फिर आता है तीसरा लक्षण। लक्षण का मतलब ये नहीं कि उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नहीं। लक्षण का मतलब होता है उसकी डेफिनेशन। हमारे आयुर्वेद में जब भी बोलते हैं ना कि पित्त की लक्षण बताओ, पित्त के लक्षण बताओ, पित्त के लक्षण मतलब पित्त की डेफिनेशन बताओ, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे, अभी तो हमें फोकस करना है निरुक्ति पे। निरुक्ति क्या होता है कि वो किस धातु से मिलकर बना है और उसका अर्थ क्या है। जैसे कि यहाँ पर हमने ये तो नहीं लिखा है कि वो किस धातु से मिलकर बना है, क्योंकि जब आप संस्कृत का पेपर 2 में जब क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चन नहीं, जब आप पेपर 2 को पढ़ोगे तो वहाँ पर बहुत सारी निरुक्ति है जो आपको याद करनी है, ठीक है, ठीक। वहाँ पर आप देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती कि निरुक्ति याद करना है, जो जो याद करनी होगी वो आप वहाँ पर देख लोगे। हम उसमें देखते हैं इसका अर्थ, यानी कि इस पित्त दोष का अर्थ क्या है। तप संतापे यानी अर्थ, तप संतापे का अर्थ क्या बताया है यहाँ पर, जो शरीर में उष्णता उत्पन्न करता है, उष्णता उत्पन्न करता है, ठीक है। यानी जो हमारे शरीर में जो एनर्जी है, एनर्जी कौन प्रोड्यूस है, किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, तो वो होती है पित्त दोष की वजह से। तो ये हो गया उसका अर्थ। जैसे खाना खाने के बाद में जो फूड का
ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। मतलब जो भी आपने खाना खाया उससे आहार रस बना, आहार रस से उसे फिर हर एक धातु के पास उसका पोषण हुआ, वो किस वजह से होता है? पित्त दोष की वजह से होता है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, आहार का पाचन किस दोष की वजह से होता है? पित्त दोष की वजह से होता है। क्या वात दोष आहार का पाचन करता है? नहीं, पित्त ही आहार का पाचन करता है। फिर हम बात करते हैं स्वरूप की। अब स्वरूप का मतलब होता है या तो इसका स्ट्रक्चर या उसका वर्ण, जहाँ पर हम समझेंगे इसका वर्ण के बारे में, ठीक। जनरली हम स्वरूप से वर्ण के बारे में समझते हैं। यहाँ पर बताया पित्तम आगन्य, आगन्य मतलब फायर इन नेचर, मतलब नेचर में कैसा होता है? अग्नि, आगन्य होता है। फिर अब यहाँ पर आता है पित्त दोष के महाभूत। यहाँ पर देखो आचार्य सुश्रुत ने पित्त दोष का महाभूत क्या बताया? अग्नि। हमारे नेचर में या हम में, जो हम लोक पुरुष साम्य सिद्धांत में देखेंगे कि सभी में क्या होते हैं, हमारी जो पूरी बॉडी होती है, यानी सर्व द्रव्यम पंच महाभूतिकम, मतलब जितने भी द्रव्य होते हैं वो पंच महाभूत से मिलकर बने होते हैं। चाहे आपकी बॉडी सही, चाहे ये नेचर सही या प्रकृति सही, प्रकृति या हम सभी के से 5 महाभूतों से मिलकर बनाया है, जैसे कि आचार्य चरक ने कहा है। तो उसी के हिसाब से आचार्य सुश्रुत ने कहा है जो पित्त दोष होता है उसमें अग्नि दोष की प्रधानता होती है। लेकिन जो चक्रपाणि थे, यानी कि जो आचार्य चरक के टीकाकर आचार्य चक्रपाणि थे, उन्होंने क्या कहा है कि अग्नि 2 महाभूतों से मिलकर बना होता है। एक होता है पित्त 2 महाभूतों से मिलकर बना होता है, एक होता है अग्नि। अग्नि तो उन्होंने सेम कहा, ये पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, एक बार रुकना। देखो यहाँ पर 2 महाभूतों से मिलकर आचार्य चक्रपाणि ने कहा है कि जो पित्त दोष है वो 2 महाभूतों से मिलकर बना होता है। एक होता है अग्नि, दूसरा होता है जल, ठीक। आचार्य सुश्रुत ने सिंपल बोल दिया, बस केवल अग्नि की प्रधानता होती है पित्त दोष में। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, 2 महाभूत होते हैं, एक होता है अग्नि, दूसरा होता है जल। अब इनका कारण देखते हैं। भाई ये तो उन्होंने बोल दिया, कारण क्या था? कारण ये था कि पित्त में उष्णता तीक्ष्णता रहती है। भाई पित्त दोष के जब आप लक्षण पढ़ोगे तो वहाँ पर देखोगे पित्त में उष्णता होती है, तीक्ष्णता होती है, ठीक। तो इसलिए पित्त में क्या होती है? पित्त में कौन सा महाभूत होता है? अग्नि महाभूत होता है, क्योंकि ये अग्नि के क्या होते हैं? लक्षण होते हैं जो पित्त में पाए जाते हैं। दूसरा होता है जल। अब जल क्यों है? देखो एक और कह रहा है कि जल पित्त का गुण होता है जो कि होता है द्रवता। अगर आप जब पित्त के मैं यहाँ पर लक्षण पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर देखो पित्त के जब मैं गुण पढ़ाऊंगा, लक्षण पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर 2 चीज़ है कि पित्त में क्या होता है कि उष्णता होती है, तीक्ष्णता होती है, और पित्त में एक और गुण होता है वो होती है द्रवता और द्रवता, ठीक। द्रवता मतलब एक तरीके से लिक्विडनेस, मतलब जो एक तरीके से फ्लो कर सके, ठीक है। वो किसके गुण की वजह से होता है? वो होता है पित्त दोष के गुण की वजह से। और ये जो द्रवता है, वो जो द्रवता गुण है वो किस में भी होता है? वो जल में भी होता है। तो जब आप जल को बहाओगे तो वो एक तरीके से द्रव है ना, लिक्विड, द्रव मतलब लिक्विड है, और ता मतलब फ्लो होता है, मतलब जो लिक्विड फ्लो सा होता है, ठीक। यानी जो द्रवता गुण है वो पित्त दोष में भी है और जल में भी है। तो इसलिए आचार्य चक्रपाणि ने पित्त दोष के 2 महाभूत बताए हैं, अग्नि महाभूत और जल महाभूत। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। और यहाँ पर और भी बताया है कि पित्त में द्रवता होती है और मंद होता है और स्निग्धता भी होती है, आदि गुण रहते हैं। तो इसी कारण इन्होंने इसको जल भी बताया, क्योंकि जल में ये गुण रहते हैं और यही गुण कहाँ पर आपके पित्त दोष में भी बताए गए हैं। अगर आपको ज़्यादा ये समझ में ना आए तो ज़्यादा आप मत दिमाग लगाना, सीधे सीधे यह याद रख लेना कि आचार्य चक्रपाणि ने पित्त दोष के 2 महाभूत बताए, एक अग्नि महाभूत, एक जल महाभूत। इतना भी याद ना हो तो सीधा सीधा आप सुश्रुत के याद कर लेना कि आचार्य सुश्रुत ने अग्नि महाभूत पित्त दोष में बताया है। फिर हम देखते हैं इसके पर्याय। पर्याय का मतलब होता है इसके दूसरे नामों से, मतलब पित्त दोष को और दूसरे नामों से किन किन दूसरे नामों से जाना जाता है। तो पावक, अग्नि और अनल। अनल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे वायु दोष का क्या आता था? वायु में क्या आता था? अनिल आता था, ठीक। और पित्त में क्या आता है? अनल आता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं गुण की। देखो गुण क्या है कि पित्तम सैस्नेयम तीक्ष्ण उष्णम लघुम विस्तृम द्रवम विस्तृम सर्वम द्रवम। ये कहाँ पर है? अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान, अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 11, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे कि हम चरक में किसके अनुसार पढ़ते हैं? आचार्य चरक के अनुसार पढ़ते हैं। लेकिन जो मुझे श्लोक याद था वो किसका याद था? मुझे याद था अष्टांग हृदय का, ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि पित्त दोष के गुण बताए, आपको किसी का भी श्लोक याद हो, चाहे अष्टांग हृदय का, चाहे सुश्रुत का, चाहे चरक का, आप लिख के आना है आपको जरूर, ठीक है। जैसे मुझे याद था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर आप चाहो तो आप चरक का भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसका याद हो जिसका याद हो उसका ही आप याद करना। आप सभी का याद करोगे तो आप भूल जाओगे, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो 2-2, 3-3 आचार्य को आपको करना पड़ता है। नहीं तो बेसिकली अगर आपको एक भी आचार्य की याद है तो आप उसका भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि और यहाँ पर अब बताया गया है कि चरक सूत्र स्थान में अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 60 में कटु एवं आमल गुण युक्त होता है।
मतलब पित्त दोष में क्या होता है, पित्त दोष कटु होता है और अम्ल गुण युक्त होता है। तो यहाँ पर दो करेक्टर फीचर उनमें अलग से और बताए गए। देखो ये गुण तो होते ही आचार्य चरक के अनुसार, और कटु और अम्ल गुण भी होते हैं। ठीक, अभी मैं यहाँ पर इनका मतलब बताता हूँ। जैसे पहला है स स्नेह तीक्ष्ण, मतलब थोड़ा स्नेह से होता है। जो पित्त होता है थोड़ा स्नेह से होता है, तीक्ष्ण होता है और उष्ण होता है, लघु होता है, विस्त्रवम होता है, सरवम होता है, सरवम द्रवम होता है। देखो विस्त्रवम का मतलब होता है यहाँ पर एक स्मेली, यानी स्मेली सी स्मेल होती है उसकी। ठीक, सरम द्रवम मतलब एक प्रकार का ऐसा द्रव होता है जो बहता है। ठीक, और लघु होता है यानी लघु हल्का, उष्ण यानी, भाई आप इन चीज़ों को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। देखो ये तो सीधा सीधा शब्द है। ठीक है, जैसे आपके नाम होते हैं उसी तरह से एक शब्द होते हैं, इनको आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो। भाई तीक्ष्ण हो गया, उष्ण हो गया, स्नेह हो गया, मैं इनको अब क्या बताऊँ। ठीक है, तो आप इनको समझ सकते हो खुद अपने आप से भी। अगर आपको मान लो जैसे हिंदी आपकी कमज़ोर है तो आप इनको इंग्लिश में, आप इनको गूगल पे ट्रांसलेट कर सकते हो। यानी जैसे कि आप तीक्ष्ण वर्ड डालोगे तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखा आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर इंग्लिश में ऐसे वर्डों को लिखने की जरूरत होती है, क्योंकि आयुर्वेद को समझने के लिए आपको ऐसे ही वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आपकी आयुर्वेद मजबूत होगी। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में लिखोगे, नॉर्मल वर्ड में लिखोगे तो आपको इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आयुर्वेद है क्या, आयुर्वेद में श्लोक से ज़्यादा है कि आयुर्वेद के शब्दों को याद करना। ठीक, फिर हमने ये देख लिया अष्टांग हृदय के अनुसार, ये देख लिया हमने पित्त दोष के गुण देख लिया, और आचार्य चरक के अनुसार कटु और अम्ल गुण युक्त, मतलब और ये दो गुण एक्स्ट्रा होते हैं कि इसमें पित्त दोष में। ये तो हो गया यहाँ पर गुण। अब हम देखते हैं स्थान। तो स्थान में क्या है कि स्वेदो रसा लसिका रुधिर अमाशयश्च पित्तम स्थानी तत्रापि अमासु विशेषण पित्तम स्थानम। कहाँ पर दिया गया है, चरक सूत्र स्थान अध्याय नंबर 20 श्लोक नंबर 8। तो क्या बताया गया है कि स्वेदो, स्वेदो यानी कि जो स्वेट होता है, रस होता है, जो लस्सी का यानी लिम्फ होता है। ठीक, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम भी हो जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप लिख लिया करो अपने नोट्स में। ठीक है, रुधिर हो गया, रुधिर मतलब जो रक्त हो गया, अमाशय हो गया। ठीक है, ये पित्तम स्थानी, जैसे आपने हमने वात के पढ़े थे ना, जैसे वात के स्थान पढ़े थे कि वस्ती पुजदान कटी सक्तनी पाद विस्तानी तत्रापि तत्रापि पकवासो वात स्थानम, कुछ इसी तरह से पढ़ा था। उसी तरह से पित्त के स्थान बताए गए हैं। जो पित्त होता है, जो आपका स्वेट होता है, जो आपका पसीना होता है, उसमें उसमें पित्त होता है। रस, जो रस होता है उसमें भी कह रहा है कि पित्त होता है। भाई इसमें पित्त होगा तभी तो रस का कह रहा पाचन होता है। लस्सी का जो लिम्फ होता है उसमें पित्त होता है। रुधिर जो ब्लड होता है उसमें रक्त होता है, उसमें भी पित्त होता है। जैसे कि आप इनको फील भी कर सकते हो। जैसे मान लो जब कोई कट लगता है तो आप यहाँ पर फील करना, कट लगने के बाद कैसे उष्णता सी होती है, गर्माहट सी फील होती है। क्यों, क्योंकि क्योंकि जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, उसमें किस दोष की प्रधानता होती है, उसमें होती है पित्त दोष की प्रधानता होती है। या फिर आपकी बॉडी में जब पसीना आता है तो आपकी बॉडी से एक दाह उत्पन्न होती है, मतलब एक बर्निंग सेंसेशन होती है। वो किस वजह से हो रहा है कि पसीना आने की वजह से, क्योंकि पसीने में क्या है, स्वेट में क्या है, उसमें पित्त दोष है। तो इनको आप ऐसे फील भी कर सकते हो। फिर अमास है, अमास में पित्त दोष होता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अमास, भाई खाना का पाचन कहाँ पर होता है, आपका अमाशय में। देखो अमाशय, अमाशय यानी या तो आप स्टोमच भी कह सकते हो, या फिर आप अमाशय को एक और नाम से जान जा सकते हो, जो हमारा ग्रह, जो कि होता है कि अमाशय और पक्वाशय के मध्य, अमाशय और पक्वाशय मध्य ग्रहणी, ग्रहणी भी आप कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप अमाशय जनरली स्टोमच को ही समझो कि यहाँ पर क्या होता है, अन्न का पाचन होता है। तो ये जनरली कौन कौन से स्थान बताए गए, स्वेदो रसो लसिका रुद्र अमाशय। आपको श्लोक याद करना है, क्योंकि ये श्लोक देखो ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है कि आप हिंदी में बहुत कुछ इसमें लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ये नाम है वही आपको याद करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ श्लोक आपको याद करने हैं कि स्वेदो में, रस में, लसिका में, रुद्र में, अमाशय में, पित्तम स्थानी। ठीक है, ये इनके पित्त के स्थान होते। तत्रापि, तत्रापि मतलब विशेष रूप से, तत्रापि मतलब यद्यपि, अमाशय विशेषण, विशेषण स्थानम मतलब जो अमाशय है, जो आपकी स्टोमच है, वो पित्त का विशेष स्थानम होता है। देखो यहाँ पर बताया गया है जो स्वेद में, रस में, लसिका में पित्त का स्थान होता है, लेकिन जो विशेष रूप से जो पित्त का स्थान होता है वो आपके अमाशय में होता है। अब इनको कैसे याद करोगे, देखो मैंने एक ट्रिक बना ली, सरला, सर लरा, सर लरा, से क्या हो जाएगा, स्वेद, रस, लसिका, रुद्र और अमाशय। इस तरह से मुझे याद हो जाएंगे पित्त दोष के स्थान। ठीक है, और आपको जैसे याद करने कर लो, पर मैं ये चाहूँगा कि आप इसको श्लोक को याद कर लो। जैसे वात का भी श्लोक याद करा, पित्त का देखो इसका स्थान का भी श्लोक कर लो। ठीक है, जैसे कि आपके मान लो कोई भी क्वेश्चन आता है अटेम्प्ट करने के लिए कि वात दोष के बारे में लिखो या पित्त दोष के बारे में लिखो। ठीक है, अगर आपको गुण के लक्षण याद होंगे, ठीक है, और आपके स्थान के लक्षण याद होंगे, अगर आप ऐसे लिखोगे कि पित्त दोष के गुण का श्लोक लिख दिया, स्थान का श्लोक लिख दिया, उसके बाद आप उसके प्रकार को बिना श्लोक के भी लिख रहे हो ना, तो इससे बहुत इंप्रेशन पड़ता है कि शुरुआत में इस श्लोक से आपने लिखा है, गुण पता है, आपको स्थान पता है। ठीक है, भेद तो आप फिर बता ही दोगे। फिर हम देखते हैं कर्म के बारे में।
ठीक। अब कर्म क्या है कि पित्त दोष के कर्म, देखो यहाँ पर भी दो चीज़ आती है। अगर आपने अष्टांग हृदय के अनुसार करा है तो वो याद कर लीजिए, यदि आपने आचार्य चरक के अनुसार करा है तो वो याद कर लीजिए। ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, थोड़ा थोड़ा श्लोक में एक दो लाइन का फर्क है, जिससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने, अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने करा था अष्टांग हृदय के अनुसार। जो ये श्लोक लिखा है वो लिखा है चरक सूत्र स्थान के अनुसार, अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 15। जैसे इसमें लिखा है कि दर्शन पक्ति ऊष्मा चय क्षुरु तृष्णा देहम आर्दम प्रभा प्रसादो मेधा चय पित्त कर्म विकारणम। क्या बताया गया, मतलब देखने का जो कार्य करता है, ठीक है, ऊष्मा का जो देने का कार्य करता है, प्यास लगाने का जो कार्य करता है, तृष्णा मतलब भूख लगाने का, प्यास लगाने का, और जो हमारी देह जो बॉडी होती है उसको निर्मल करने का जो कार्य करता है, यानी प्रवाह जो चमक लाने का जो कार्य करता है, ठीक है। ये जो जितने भी कार्य होते हैं वो पित्त के कार्य होते हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। लेकिन जो मैंने श्लोक करा था, मैंने करा था अष्टांग हृदय के अनुसार। देखो ये करा था मैंने अष्टांग हृदय के अनुसार। यहाँ पर थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इनको रेज कर देता हूँ। देखो मैंने क्या करा था, इस किसका श्लोक याद करा था, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 2। पित्तम कह रहा है कि पित्तम पक्ति मूष्म दर्शने क्षुद त्रुड रुचि प्रभा मेधा ती शौर्यतम आयुर्वेदम, ठीक है। देखो हमें पित्त है, पक्ति ऊष्म दर्शने क्षुद त्रुड रुचि प्रभा मेधा धी शौर्य तनु आयुर्वेदम। ये जो भी है आयुर्वेद जो भी आप पढ़ लेने से, ठीक। देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि देखो पित्त के कार्य है, ये पित्त के कार्य हम देख रहे हैं किसके अनुसार देख रहे हैं, अष्टांग हृदय के अनुसार देखते हैं कि जो पित्त है वो पक्ति मतलब पाचन का जो कार्य करता है, ऊष्मा यानी जो बॉडी में एनर्जी जो देने का कार्य करता है, दर्शन जो देखने का जो कार्य करता है, सॉरी देखने का जो कार्य कराता है वो कौन होता है, पित्त होता है, ठीक है। जो भूख लगाने का जो कार्य होता है, जो रुचि मतलब खाने में प्यास लगाने मतलब जो खाने में रुचि उत्पन्न कराता है, ठीक है। जो प्रभायन जो चमक होती है, मेधा का, धी मतलब जो बुद्धि वो सब किसके कार्य होते हैं, वो सब कार्य होते हैं पित्त के, ठीक है। तो यहाँ पर पित्त के कार्य बताए गए, पक्ति ऊष्मा दर्शना क्षुधा तृष्णा रुचि क्रांति मेधा धी शौर्य, और शरीर में मृदुता लाने का जो कार्य होता है वो पित्त द्वारा होता है। जैसे मैंने पक्ति का मतलब बता दिया, जो पाचन का कार्य कराता है, ऊष्मा यानी जो एनर्जी प्रोड्यूस कराता है, दर्शन मतलब जो आँखों में क्या होता है, हमारा पित्त होता है। कौन सा पित्त होता है, आलोचक पित्त होता है, ठीक है। और क्षुधा मतलब जो प्यास लगाना मतलब क्षुधा मतलब जो भूख लगाता है, तृष्णा जो प्यास लगाता है, रुचि जो खाने में रुचि उत्पन्न कराता है, ठीक। क्रांति मतलब कोई चीज़ करने की मतलब जो अंदर से आती है, ठीक। मेधा मेधा मतलब वही जो आपकी मेधा मतलब जो चमक है चेहरे की, धी मतलब जो बुद्धि है, ठीक। शौर्य मतलब आगे में बहुत शौर्य है इसकी, सॉरी इस तरह से आपने सुना भी होगा कुछ वर्ड। एंड शरीर में मृदुता मतलब जो सॉफ्टनेस यानी शरीर को सॉफ्टनेस करता है। ये सब किसके कार्य होते हैं, पित्त के कार्य होते हैं। या आप देख भी सकते हो, किसमें देख सकते हो, पित्त प्रकृति पुरुष में आप ये सब लक्षण भी देख सकते हो। तो ये हो गए हमारे पित्त दोष के कर्म, ठीक। आप चाहो तो आचार्य चरक के अनुसार कर लेना, आप चाहो तो अष्टांग हृदय के अनुसार कर लेना, आपको याद होना चाहिए। देखो मैं अपनी बताऊँ तो मैंने इसका श्लोक याद करा था, पित्त पक्तिम ऊष्म दर्शने क्षुद त्रुड रुचि प्रभा मेधा आदिति शौर्यतम आयुर्वेदम, ठीक है। फिर आता है कि पित्त एवं अग्नि में समानता और विभिन्नता। देखो ये जो क्वेश्चन है ये अभी आया था 2025 में कि पित्त और अग्नि में विभिन्नता बताओ या समानता बताओ, ठीक है। वैसे हमारे विभिन्नता आया था, आपको क्या लिखना है पित्त और अग्नि में, कि पहले समानता देखना है कि अग्नि पित्त के अंदर होती है। पित्त के अंदर क्या होती है, अग्नि। याद रखना पित्त के अंदर अग्नि होती है, अग्नि के अंदर पित्त नहीं होता। मैं फिर से बता रहा हूँ कि पित्त के अंदर मतलब इस पित्त के अंदर अग्नि होती है, ठीक है। और यह अग्नि ब्रह्म सृष्टि की ज्वाला से विभिन्न होती है। और जो पित्त के अंदर अग्नि होती है, ठीक है, वो अग्नि जो हमारी ब्रह्म सृष्टि है, यानी कि जो आप देखते हो ना, जो उपलाव से जो गैस की जो अग्नि होती है, गैस जलाते हो, या फिर उपला से जो अग्नि आती है, या फिर जो भी आप घास को जलाते हो, तो उनकी जो अग्नि है यानी जो ब्रह्मा सृष्टि ज्वाला है उससे अलग होते हैं। कौन सी, जो पित्त के अंदर जो अग्नि होती है वो ब्रह्मा सृष्टि ज्वाला से अग्नि से अलग होती है, ठीक। पित्त में होने वाली उष्णता एनर्जी ही शरीर की अग्नि होती है, यानी जो पित्त में होने वाली उष्णता है, यानी जो पित्त में उष्णता होती है वही शरीर की अग्नि होती है। उष्णता यानी कि जो शरीर की एनर्जी होती है वही शरीर की अग्नि होती है। ये हो गई समानता, ठीक है। आपको समानता समझ में आएगी। पित्त कहाँ पर होता है, आपकी बॉडी के अंदर, और पित्त के अंदर ही क्या होती है, अग्नि होती है,
ठीक है। अब पित्त में होने वाली जो उष्णता है, उष्णता ही शरीर की अग्नि होती है। तो ये हो गई समानता। अब हम बात करते हैं विभिन्नता की। ठीक, देखो विभिन्नता, वास्तव में पित्त और अग्नि विभिन्न होती है, लेकिन चिकित्सा की दृष्टि से हम समान मानते हैं। अब देखो यहाँ पर समानता में आप ये वाला समानता का पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि चिकित्सा की दृष्टि से समान होती है। कैसे समान होती है कि देखो, जब भी आपकी बॉडी में पित्त दोष बढ़ा होगा, भाई अगर आपकी, होता क्या है कि जब भी आप चिकित्सा करते हो पित्त दोष की और अग्नि की चिकित्सा सेम करते हो। यानी कि जैसे मान लो अगर आपका खाना नहीं पच रहा है, ठीक है, तो आप क्या मानोगे, भाई आपका खाना नहीं पच रहा है क्योंकि आपकी अग्निमंद हो गई है। अग्निमंद हो गई तो आप क्या मानोगे, आप मानोगे जो हमारी बॉडी में जो पित्त है वो भी क्या हो गया, वो पित्त कम हो गया है। ठीक है, मतलब पित्त दोष क्या होगा, कम हो गया, क्षीण हो गया है। ठीक है, तो उसको हम बढ़ाएंगे और पित्त बढ़ेगा तो अग्नि बढ़ेगा। तो यही बताया गया है कि चिकित्सा की दृष्टि से समान होता है। पित्त और अग्नि दोनों समान ही होते हैं, क्योंकि पित्त के अंदर ही अग्नि होती है। तो चिकित्सा की दृष्टि भी दोनों समान होते हैं। यानी कि अगर आप पित्त की चिकित्सा करते हो, आप अग्नि की चिकित्सा होगी। यदि आप अग्नि की चिकित्सा करोगे तो अल्टीमेटली पित्त की चिकित्सा होगी। तो चिकित्सा की दृष्टि से दोनों समान होते हैं। ठीक, लेकिन विभिन्नता में क्या बताया गया है कि घृत अग्नि का वर्धन कराता है और पित्त का नाश कराता है। देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया है, जो घृत होता है वो अग्नि का वर्धन कराता है। घृत यानी भाई जो घी होता है, अरे जब दही को बिलोते हो तो उसमें से जो घी निकलता है तो वो अग्नि को क्या बताता है, वर्धन कराता है। वर्धन मतलब बढ़ाने का कार्य करता है, इंक्रीज करने का कार्य करता है। और वही जो घृत होता है वो पित्त का क्या करता है, नाश करता है। वो पित्त का क्या करता है, नाश करता है। ठीक, अब देखो, अब इसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए ये चीज़ समझाता हूँ पहले कि जो उपक्रम का मतलब होता है ट्रीटमेंट दो प्रकार का होता है। एक होता है ब्रह्नन, एक होता है लंघन। एक होता है लंघन। ठीक है, अब लंघन में दो आते हैं, एक शोधन और एक आता है समन। शोधन को संशोधन भी बोलते हैं और दूसरा आता है समन। अब देखो, अब हम समन में देखा, हमने समन में ये चीज़ देखी, जो घृत होता है वो पित्त का क्या करता है, नाश करता है। यानी जो घृत होता है पित्त का शमन करता है। शमन मतलब उसका नाश करता है, कम करने का जो कार्य करता है। जो घृत होता है वो पित्त का शमन करता है। ठीक, अब यहाँ पर मैंने बताया जो घी खाने से अग्नि तो बढ़ती है लेकिन पित्त का नाश हो जाता है। ठीक है, ये इसे विभिन्नता हो गई। विभिन्नता आपको समझ में आई भाई, विभिन्नता आपको समझ में आई कि यहाँ पर अग्नि बढ़ रही है लेकिन पित्त का नाश हो रहा है, यही विभिन्नता है। और चिकित्सा में क्या हो रहा था, पित्त और अग्नि दोनों समान थी। ठीक, अब मैं इस टेबल से आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं इस टेबल से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि लंघन दो प्रकार से होता है, एक शोधन एक समन। ठीक, एक होता है शोधन, एक होता है समन। अब समन में क्या होता है कि हम दोषों को केवल शांत कर रहे हैं। समन में क्या कर रहे हैं, केवल दोष को हम शांत कर रहे हैं, बॉडी से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, मतलब हम सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसे अगर आपको बॉडी में पित्त बढ़ गया है तो घृत का सेवन करा दो, वात बढ़ गया है तो तेल का सेवन करा दो, तेल का मतलब बॉडी में मर्जन करा दो, कफ बढ़ गया तो मधु का सेवन करा दो। ये है केवल समन चिकित्सा। ये होती है शोधन। शोधन में क्या होता है, दोषों को पूरी तरह से हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि पंचकर्म, जिसके अंदर क्या आता है, पंचकर्म आता है, वमन, विरेचन, नश्य, अनुवासन वस्ती और आस्थापन वस्ती। ये अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक है। और वहीं अकॉर्डिंग टू आचार्य भागवत आप देखोगे तो यहाँ पर अनुवासन वस्ती और आस्थापन वस्ती को एक ही नाम दिया गया, वस्ती कर्म। और एडिशनल एक और जोड़ा गया, रक्त मोशन, अकॉर्डिंग टू आचार्य भागवत। ठीक, अब मैं इनको क्यों समझा रहा हूँ, सर ये कौन सा टॉपिक ला दिया आपने, सर ये कहाँ से टॉपिक ला दिया। देखो मैं बच्चों आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर बताया ना कि पित्त का नाश, कि घृत किस तरह से पित्त का नाश करता है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि दो प्रकार के जो हमने ट्रीटमेंट बताया दोषों को शांत करने के लिए, एक शोधन एक शमन। शमन में केवल क्या करते हैं, हम दोषों को शांत करते हैं। और शोधन में क्या करते हैं, दोषों को पूरी तरह से बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। जिनको शोधन के लिए 5 कर्म होते हैं और शमन में ये होते हैं। जैसे कि आपने चिकित्सा में देखा होगा शोधन वाली में एक श्लोक, वस्ति वात हरणम श्रेष्ठम, विरेचनम पित्त हरणम श्रेष्ठम, वमन श्लेषमारणम श्रेष्ठम। यानी कि वात के हरने के लिए सबसे बेस्ट कौन सी होती है, वस्ति। यानी वस्ति बेस्ट होती है वात को हरने के लिए, यानी वात को कम करने के लिए। और विरेचन होता है पित्त को हरने के लिए। अभी वस्ति क्या है, विरेचन क्या है, वमन क्या है, वो हम आपको अच्छे से समझाएंगे। अभी तो मैंने केवल आपको ये चीज़ समझाई है कि जो मैंने यहाँ पर बताया ना कि पित्त का नाश, यानी कि समन में हम क्या करते हैं, दोषों को शांत करते हैं। जहाँ पर मैंने आपको बताया है जब आप घृत का सेवन कराते हो तो वो क्या कर देता है, पित्त को शांत कर देता है लेकिन अग्नि को बढ़ाता है। वही कह रहा है कि पित्त और अग्नि में विभिन्नता होती है। अब आते हैं पित्त के प्रकार। देखो आई थिंक ये वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, मैं बहुत डिटेल में चल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, पित्त के प्रकार देखो,
क्या हुआ है, पित्त पंच आत्मक, मतलब पित्त 5 प्रकार का होता है। रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त, पाचक पित्त। आप इनकी टेंशन मत लेना, मैं वात की ट्रिक बता चुका हूँ पुष्वा पुष्वा करके, मैं पित्त की ट्रिक भी बताऊंगा, मैं कफ की ट्रिक भी बताऊंगा, मैं तीनों की ट्रिक भी बताऊंगा, और तीनों किस किस आचार्य ने दी है वो भी आपको ट्रिक बताऊंगा। आप टेंशन मत लो, आप बस चीज़ों को समझो। जैसे कि पहला पित्त होता है रंजक पित्त, जैसे इसका नाम से ये रंजक मतलब रंजने वाला यानी कलर देने वाला। भाई कलर को क्या बोलते हैं हिंदी में, रंग, रंग यानी उसी तरह से रंजक यानी कलर देने वाला। रस में रंग उत्पन्न करता है, इसको हम क्या कहते हैं, रंजक पित्त कहते हैं। जैसे आपने आहार का सेवन किया, आहार से क्या बना, आहार रस बना। अब इस आहार रस को किस में कन्वर्ट करना, रक्त में। भाई मैंने शुरुआत में आपको एक चार्ट बताया था, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, ठीक है। अब रस को रक्त में कन्वर्ट कौन सा पित्त करता है, रंजक पित्त करता है, क्योंकि पित्त का काम क्या बताया मैंने, आहार को पाचन करना, ठीक है। और पित्त कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। तो उस रस को रक्त में कौन सा पित्त कन्वर्ट करता है, तो वो होता है रंजक पित्त, ठीक। अब इसका स्थान देखते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार यकृत और पिलिया, यकृत होता है आपका लीवर, पिलिया होता है आपका स्प्लीन। तो पिलिया और स्प्लीन पित्त के स्थान होते हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत है, और आचार्य भागवत के अनुसार अमाशय रंजक पित्त का स्थान होता है। आपको दोनों याद रखने हैं, क्योंकि जहाँ हम अष्टांग हृदय पढ़ेंगे फ्यूचर में, तो वहाँ पर हम देखेंगे आचार्य सुश्रुत ने रंजक पित्त का स्थान अमाशय बताया है। और ये ऐसा क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू में भी आता है, जो मेरे टाइम पे एग्जाम में आया था, कि पूछा गया था कि रंजक पित्त का स्थान कहाँ पर होता है अकॉर्डिंग टू आचार्य भागवत के अनुसार, जो मैंने तो अमाशय ही टिक किया था, ठीक है। तो ये इसका स्थान होगा। अब हम बात करते हैं फंक्शन, कर्म क्या होते हैं, मेन फंक्शन टू गिव कलर रिस्पॉन्स फॉर, जो मैंने आपको पहले बता दिया। इसका मेन फंक्शन होता है कि कलर देने का काम करता है, ठीक है। यानी रस क्या करता है, रंजक पित्त की वजह से रक्त में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो ये तो हो गया। देखो हमारा जो वात के प्रकार थे वो किसने बताए थे, आचार्य चरक ने बताए थे, ठीक है। जो पित्त के प्रकार वो किसने बताए थे, वो आचार्य सुश्रुत ने बताए थे। और जो कफ के प्रकार है वो किसने बताए थे, वो हम कफ वाले चैप्टर में देखेंगे, वो हम ट्रिक के साथ बताएंगे, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट करके भी आप बता सकते हो। चलो ठीक है, तो हम देखते हैं दूसरा साधक पित्त। अब साधक पित्त का मतलब, अब हृदय में स्थित पित्त का, देखो हृदय में जो स्थित होता है, हृदय में स्थित पित्त को साधक पित्त कहते हैं। अब कैसे याद रख सकते हो भाई, साधक पित्त कहाँ पर स्थान बताया गया है, जो साधक पित्त है वो एक स्थान हृदय में होता है। तो कैसे याद करोगे, साधना दिल से करते हैं। भाई जब भी आप कोई ऋषि हो गया वगैरह हो गए, मतलब ऋषि वगैरह हो गए, वो साधना कैसे करते हैं, दिल से करते हैं, तभी तो इनको अपनी तपस्या का फल मिलता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, साधक पित्त आपके हृदय में स्थित रहता है। अब कर्म क्या होता है कि प्रवाह यानी जो ग्लो लाना, प्रसाद प्रसन्नता यानी कि जो प्रसाद को हम प्रसन्नता भी कहते हैं, यानी हैप्पीनेस, ठीक है। मेधा, धानक बुद्धि यानी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, वो सब किसके कार्य होते हैं, वो होते हैं साधक पित्त के कार्य है, ठीक। अभिमान जो प्राइड होता है वो भी किसकी वजह से होता है, साधक पित्त की वजह से होता है, ठीक। और ढलन के अनुसार क्या होता है कि हृदय पर श्लेष्म एवं तम के आवरण को दूर करना। देखो हृदय पर श्लेष्म और तम के आवरण को दूर करना। अब श्लेष्म क्या होता है, देखो हृदय पर मतलब क्या बताइए, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, मतलब जो हार्ट में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो उसको दूर करने वाला कौन होता है, हमारा साधक पित्त होता है। और यहाँ पर बताया गया दूसरा तम। अब तम क्या होता है, देखो तम एक मानसिक दोष होते हैं। देखो 2 प्रकार के दोष होते हैं, एक होता है शारीरिक दोष, एक होता है मानसिक दोष। दोष 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शारीरिक दोष, एक होते हैं मानसिक दोष। शारीरिक दोष वात पित्त कफ होते हैं, मानसिक दोष 2 प्रकार के होते हैं, रज और तम। जिनमें से जो तम होता है, मतलब जिसकी वजह से आलस वश आता है ना, तो इसको दूर कौन सा पित्त करता है, तो साधक पित्त ही इस तम को और श्लेष्म को दूर करने वाला होता है हृदय से। फिर होता है तीसरा हमारा आलोचक पित्त। आलोचक जैसे आलोचना, आलूच मतलब आप नाम से समझ रहे हो, आंखों के बारे में है, ठीक। दृष्टि में पाए जाने वाले पित्त को आलोचक पित्त कहते हैं। वह रूप को ग्रहण करने का कार्य है। देखो पहला स्थान के बारे में बताया जा रहा है कि वो कहाँ पर पाया जाता है, आपके चक्षुओं में पाया जाता है, और दूसरा रूप को ग्रहण करने का कार्य करता है। ये कर्म के बारे में बात हो रही है। चौथा पित्त होता है भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त का मतलब होता है कि त्वचा में रहने वाले पित्त को भ्राजक पित्त की संज्ञा दी गई है। अब जैसे जो भी आप अव्यंग करते हो, यानी कि अव्यंग मतलब जो शरीर की मसाज करते हो तेल से, ठीक है, अव्यंग करते हो, तेल आदि द्रव्य को अवशोषित करता है। मतलब जो भी आप अपनी स्किन पे तेल लगाते हो, पाउडर लगाते हो, ठीक है, क्रीम लगाते हो, तो उन सब का जो अवशोषण होता है वो कौन से पित्त की वजह से होता है, भ्राजक पित्त की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि भ्राजक पित्त आपकी पूरी त्वचा पे है, पूरी त्वचा पे, तो इनको वो एब्जॉर्ब भी कर लेता है। और शरीर में प्रवाह, छाया आदि का प्रकाशक
देखो, और शरीर में कह रहा है प्रभाकाश छाया का आदि का प्रकाशक होता है। कौन सा पित्त होता है, मतलब भाई भ्राजक पित्त की वजह से कह रहा है छाया बनती है, प्रभा बनती है, ये इनका प्रकाशक होता है। तो यहाँ पर देखो पॉइंट आता है कि किस पित्त के अंदर प्रभा और छाया का वर्णन आया है, प्रभा और छाया का वर्णन आया है। तो प्रभा का जो वर्णन आया है वो भ्राजक पित्त के अंदर आया है, और छाया का भी भ्राजक पित्त के अंदर आया है। अब यहाँ पर बताया गया, देखो जो छाया कितने प्रकार की होती है, छाया होती है 5 प्रकार की होती है। छाया कितने प्रकार की होती है, छाया होती है 5 प्रकार की। अब ये 5 प्रकार की कैसे होती है, देखो आपका जो बॉडी होती है, आपका जो शरीर होता है वो 5 महाभूतों से मिलकर बना होता है, और इन 5 महाभूतों की वजह से ही जो आपकी छाया होती है वो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, इतना ही आपको याद कर लेना है कि 5 प्रकार की छाया होती है, और जो आपकी बॉडी के शरीर के 5 महाभूत होते हैं, इन्हीं से मिलकर 5 महाभूत की छाया, 5 प्रकार की छाया बनती है। फिर आता है प्रभा। फिर आती प्रभा। प्रभा कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की प्रभा होती है। देखो मैं बात करता हूँ प्रभा की, तो प्रभा कितने प्रकार की होती है, प्रभा होती है 7 प्रकार की। देखो ये आप याद कर लेना कि छाया भी और प्रभा भी, कभी कभी स्पेशली प्रभा के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि तेज महाभूत से उत्पन्न होने वाली प्रभा कहलाती है, यानी जो किससे उत्पन्न होती है, प्रभा किससे होती है, तेज महाभूत से उत्पन्न होती है, उसको हम कहते हैं प्रभा। ठीक, और ये 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, देखो प्रभा 7 प्रकार की है। पहले ये बताना है कि प्रभा उत्पन्न किससे हो रही है, तो तेज महाभूत से प्रभा उत्पन्न हो रही है। कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। देखो कौन कौन सी, रक्त, पीत, सीता, स्याव, हरित, पांडुरा और असित। जो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा भी गई है इनके नाम, अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में आप देख सकते हो, रेड कलर की, येलो कलर की, और वाइट कलर की, और ब्लैक कलर की, और श्याव कलर की। ठीक है, तो ये 7 प्रकार की छाया होती है, और जिनको हम देखो रेड को, येलो को, ग्रीन को क्या बोलते हैं, ईसत पित्त बोलते हैं। जो आप कहाँ पर पढ़ोगे, ईसत पित्त, जब आप ओज के बारे में पढ़ोगे ना, तो ओज का वर्ण कैसा होता है, तो वहाँ पर मैं बताऊंगा कि ओज का जो वर्ण होता है वो ईसत पित्त की तरह होता है, यानी रक्त, ईसद और पित्त। तो ये मैं आपको ओज के बारे में, जब मैं आपको ओज के बारे में बताऊंगा तो ओज के बताऊंगा। ओज के 3 वर्ण होते हैं, मतलब रक्त मतलब रेड कलर का होता है, ईसद मतलब येलो कलर का होता है, सॉरी पित्त, ईसद मतलब ग्रीन कलर का होता है, पित्त मतलब येलो कलर का होता है। तो मैं ओज के वर्ण में बताऊंगा, और यहाँ पर प्रभा में भी बताया गया है कि RIP, यानी कि 3 कलर तो यही होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, यानी रक्त, ईसद और पित्त। और हमारे व्हाइट को क्या बोला गया, श्याव बोला गया है। ब्लैक, व्हाइट को क्या बोला गया, श्वेता बोला गया है, और ब्लैक होता है श्याव वर्ण का होता है। तो ये 7 प्रकार की प्रभा होती है। देखो प्रभा में आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, पहले तो ये बताना है कि प्रभा तेज महाभूत से उत्पन्न होती है, 7 प्रकार की होती है, 7 को आपको नाम लिखने हैं। ठीक, फिर यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि जब बच्चे 7 प्रभा का नाम लिखते हैं तो इसमें एक नील प्रभा का भी नील प्रभा करके नाम लिख देते हैं, जबकि नील प्रभा तो कुछ होती ही नहीं है। देखो आपने जब पृथ्वी महाभूत के गुण पढ़े होंगे, तो पृथ्वी महाभूत के गुण में आपने देखो, जब हम पदार्थ विज्ञान में पृथ्वी महाभूत के रूप को पढ़ते हैं, पृथ्वी महाभूत के रूप देखते हैं, तो रूप इसके कितने होते हैं, पृथ्वी महाभूत के 7 रूप होते हैं। शुक्ल होता है, नील होता है, पित्त होता है, रक्त होता है, हरित होता है, कपिस होता है, चित्र होता है। ठीक, जब इन्हीं ठीक, तो ये देखो 7 प्रकार के होते हैं, शुक्ल हो गया, नील हो गया, पित्त हो गया, रक्त हो गया, हरित हो गया, कपिस हो गया, चित्र हो गया। तो ये 7 प्रकार के रूप होते हैं, और इनमें एक रूप होता है नील, और इस नील रूप की वजह से ही कह रहा है कि हमको लगता है कि प्रभा भी कैसी होती है, नील रूप की होती है। ठीक है, जबकि प्रभा नील रूप की नहीं होती है। तो ये 7 प्रकार की है। ठीक, 3 तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे RIP से, यानी रक्त हो गया, और ईसत हो गया, ईसत पित्त हो गया। ठीक, इस तरह से आप याद कर लोगे, ईसत हो गया और ये पित्त हो गया, 3 तो आप ऐसे याद कर लोगे। और सीता यानी सफ़ेद, श्याव, और हरित यानी हरा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। मेन आपको ये 7 याद करने ही करने, मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन आ जाता है कि प्रभा के बारे में लिखिए, तो आपको प्रभा के बारे में, भ्राजक पित्त के बारे में भी लिखना होगा। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा प्रभा तेज महाभूत से उत्पन्न होती है, 7 प्रकार की होती है। ठीक, ये आप इतना लिख दोगे तो आपका काम बन जाएगा। आई थिंक आपको भ्राजक पित्त के बारे में अच्छे समझ में आया हो। तो भ्राजक पित्त में क्या बताया मैंने कि त्वचा में रहने वाले पित्त को भ्राजक की संज्ञा दी गई है, और इसमें जो भी आप अध्ययन कराते हो, तेल वगैरह कराते हो, वो आपकी स्किन द्वारा सारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और भ्राजक पित्त के अंदर ही प्रभा और छाया का वर्णन आया है। पाचक पित्त के बारे में देखो,
पकवास और अमाशय के मध्य में स्थित पित्त को अनपान को पचाता है। यानी कहाँ पर बताया गया, पकवास है यानी कि जो आपके इंटेस्टाइन है, अमाशय यानी जो स्टोमच है, इनके मध्य है मतलब इनके बीच में स्थित पित्त को अनपान को जब बताया जाता है। यानी कि वो किसकी बात कर रहा है, देखो ये हमारा क्या हो गया, देखो ये हमारा क्या हो गया, अमाशय हो गया, और ये क्या हो गया, पकवासय हो गया। इनके जो मध्य है, इनके मध्य कौन कौन सा, अमाशय के मध्य और पकवासय के मध्य कौन सा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा ग्रहण यानी डोडोनियम। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट होते हैं ना, डोडोनियम, जुजोनियम और इलियम। तो डोडोनियम ही कह रहा है कि मध्य होता है किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारे स्टोमच के मध्य कौन सा पार्ट होता है हमारा, ये गृहिणी वाला पार्ट यानी डोडोनियम होता है। तो इनके मध्य है, तो इसका स्थान कहाँ पर बताया गया है कि पकवासय और अमाशय के मध्य स्थित पित्त को ही अनपान को पचाने, जो अनपान को पचाता है इसको हम कहते हैं पाचक पित्त। तो पाचक पित्त का स्थान कहाँ पर है, आप बता दोगे, अमाशय और पकवासय के मध्य है, और इसका कारण क्या होता है, अनपान को पचाना। यानी इसके अंदर जो यानी डोडोनियम के अंदर, या डोडोनियम को हम गृहिणी भी बोलते हैं, उसके अंदर जो आहार होता है उसका पाचन करता है। अब दोष, रस, मूत्र, पुरीस का विभाजन करता है। ठीक है, रस, मूत्र, पुरीस मतलब जो भी आपने आहार खाया है उस आहार से, भाई जब आपने मेरी वाली वीडियो देखी होगी ना कि किस तरह से आहार से मूत्र का निर्माण होता है, पुरीस का निर्माण होता है, क्योंकि मैं वो चीज़ें बार बार नहीं बता सकता। ठीक है, देखो मैंने इसमें बहुत कुछ बताने की कोशिश करी है, वीडियो कितनी लंबी हो गई है। ठीक है, तो अब हुआ क्या है कि जैसे कि आपने कोई आहार का पाचन किया, तो आहार का ग्रहण किया, तो आहार का जब ग्रहण करने के बाद उसका पाचन होगा, तो उससे रस का भी निर्माण होगा, उससे मूत्र का निर्माण होगा, उससे पुरीस का निर्माण होगा। तो इन सब का विभाजन यानी सार और मल भाग का विभाजन कौन करता है, पाचक पित्त करता है। ठीक है, और इसे जठराग्नि भी कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, जठराग्नि भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जठराग्नि भी कहते हैं। और ये जो जठराग्नि होती है वो 4 पित्त, ये हमारे जो 4 पित्त होते हैं, रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजक, इनको स्टेन देने का कार्य भी करती है। अन्य अग्नियों में पाचक अग्नि प्रदान होती है। तो कौन सी अग्नि प्रदान होती है, पाचक अग्नि प्रदान होती है। इसी अग्नि पर भूत अग्नि तथा धातु अग्नि निर्भर करती है। मतलब देखो, मैं जो आपको आहार वाले चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा जो आहार पे सबसे पहले जो अग्नि कार्य करती है वो होती है जठराग्नि। अब जठराग्नि क्या करेगी, आहार का रस का पाचन करेगी, मतलब जठराग्नि की वजह से आहार का क्या हुआ, आहार रस बना। अब जितनी ज़्यादा जठराग्नि तेज होगी, मतलब जितनी ज़्यादा जठराग्नि होगी उतना ही अच्छा आपका आहार रस बनेगा। और आहार रस पे कह रहा है कि भूत अग्नि काम करेगी, और भूत अग्नि करने के बाद उसका 2 भाग में डिवीजन होता है, एक सार भाग, एक मल भाग। अब सार भाग का 2 चीज़ में डिवीजन होता है, एक स्थूल भाग, एक सूक्ष्म भाग। स्थूल भाग धातु का निर्माण करता है, सूक्ष्म भाग उपधातु का निर्माण करता है। और उसके बाद इस पे कौन सी अग्नि काम करती है, धातु अग्नि काम करती है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि अन्य अग्नियों में पाचक पित्त अग्नि प्रदान होती है। तो क्या बताया, नेक्स्ट सब में जब प्रदान कौन सी होती है, पाचक पित्त की अग्नि प्रदान होती है। और इस अग्नि पर हमारा भूत अग्नि और धातु अग्नि निर्भर करती है। जैसे यहाँ पर जठर अग्नि है, भाई जितना ज़्यादा आहार रस बनेगा उतना ही ज़्यादा कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पर सार भाग और मल भाग बनेगा। ठीक है, और उतना ही ज़्यादा कह रहा है हमारे धातु और रस बनेंगे। देखो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही आपने कह रहा है कि आहार का ग्रहण किया, जैसे ही आपने आहार का ग्रहण किया और आहार ग्रहण करने पर जो आपकी जठराग्नि है, जठराग्नि बोले तो यानी जो आपका पाचक पित्त है वो कम है, यानी जो जठराग्नि की है वो कम है, मंद अग्नि है। जठराग्नि कैसे होगी, मंद हो गई। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आहार रस अच्छे से नहीं बन पाएगा। अगर आहार रस अच्छे से नहीं बन पाएगा तो क्या आहार रस से जो धातु बनने वाली है, रक्त बनेगा, मांस बनेगा, ये अच्छे से बनेगी नहीं, क्योंकि आहार रस ही अच्छा नहीं बना। आहार रस क्यों अच्छा नहीं बना, क्योंकि जठराग्नि मंद हो गई। तो यही कारण है कि जो जठराग्नि पर डिपेंड करता है कि हमारे जो धातु है, मल है, वो किस तरह से बनेंगे। ठीक, किस पर निर्भर करते हैं, वो निर्भर करते हैं हमारी जठराग्नि पर। तो यही यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। अब देखो मैंने 5 प्रकार के आपको पित्त बताए, साधक पित्त, आलोचक पित्त, रंजक पित्त, पाचक पित्त और भ्राजक पित्त। आप इनको एक डायग्राम से याद कर सकते हो। जैसे मैंने बताया जो साधक पित्त होता है वो साधना कहाँ से करते हो, दिल से करते हो। देखो साधना के कह रहे हैं कि आपको 2 स्थान याद रखने हैं, पहला एक मस्तिष्क याद रखना है, दूसरा आपको हृदय याद रखना है। ठीक है, हृदय में साधक पित्त क्या करता है, इसमें जो श्लेष्म होता है और जो तमोगुण होता है, ठीक है, उसको साफ करने, मतलब इसमें जो श्लेष्मा की और जो तमगुण की जो आवरण है, जो कवरिंग है, उसको दूर करने वाला होता है कौन सा, साधक पित्त है। और ये मस्तिष्क के अंदर होता है, तो इंद्रियों को तर्पण करने का काम भी कौन करता है, साधक पित्त। आलोचक पित्त आपकी आंखों में होता है, जो देखने का कार्य करता है। ठीक है, और रंजक पित्त कह रहा है कि आपको यकृत और पिलिया यानी लीवर में और स्प्लीन में होता है। ठीक, जो रंजने का काम कार्य करता है, यानी रस को रक्त में कन्वर्ट कार्य करने का कार्य करता है। फिर होता है पाचक पित्त। अभी पाचक पित्त क्या करता है,
पाचक पित्त मैंने आपको बताया कि अमाशय, देखो ये अमाशय है और ये पक्वाशय है। तो अमाशय और पक्वाशय के मध्य एक स्थान होता है जिसको हम बोलते हैं डेडुनम, आयुर्वेद में इसको हम ग्रहणी बोलते हैं। और इसी ग्रहणी के अंदर क्या होता है, पाचक पित्त होता है जो आहार का पाचन करता है। फिर होता है भ्राजक पित्त। अब ये भ्राजक पित्त कह रहा है कि आपकी सॉरी त्वचा में होता है। ठीक, अब आपको इनको याद कैसे करोगे, तो मैंने इनके लिए ट्रिक बनाई है प्रभास करके। क्या ट्रिक बनाई है, प्रभास करके। ठीक, प्रभास करके कैसे, देखो पीछे क्या हो जाएगा, पाचक पित्त, आलोचक पित्त, रंजक पित्त और भ्राजक पित्त और साधक पित्त। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। देखो पीछे क्या होता है, पित्त होता है, और पीछे क्या हो जाएगा हमारे पास, पीछे क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी पीछे ही कह रहा पित्त हो जाता है और पीछे ही हमारे पास पाचक पित्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, मतलब प्रभास से आपको पांचों पित्त याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। पित्त 5 प्रकार के होते हैं, प्रभास से पाचक, आलोचक, रंजक, भ्राजक और साधक पित्त। एच का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। और हमारी वात की क्या ट्रिक थी, पुष्वा, क्या ट्रिक थी वात की, पुष्वा। जैसे पुष्पा था तो ये पुष्पा है, क्योंकि हम वात के बारे में पढ़ रहे तो यहाँ पर वी आ जाता था। प्राणवायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। तो इस तरह से हमें वात की ट्रिक याद हो गई। और प्रभास से हमें किसकी ट्रिक याद हो गई, प्रभास से हमें याद हो गई पाचक, सॉरी पित्त की ट्रिक याद हो गई। अब यहाँ पर 2 चीज़ बचती है इसमें कि पित्त वृद्धि के लक्षण और पित्त क्षय के लक्षण। पित्त वृद्धि के लक्षण देख लेते हैं, चलो देखो पित्त वृद्धि के लक्षण क्या है कि पित्तम वृद्धों पित्त भास्ता, संताप शीतम कामित अल्प निद्रता, मूर्छा, बलहानि इंद्रिया दौर्बल्यम, पीत विनमूत्र नेत्रवम च। तो क्या बताया गया है, पित्त की वृद्धि होने पर पीत भासता यानी कि पीला पड़ जाता है, मतलब दिखने में कैसे हो जाता है, पीत भास, मतलब सारे पीले हो जाओगे आप। ठीक है, संताप मतलब जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, शीत कामित्व मतलब शीत मतलब ठंडा खाने की इच्छा बढ़ जाएगी, मतलब पित्त की वृद्धि होने पर ठंडा खाने की इच्छा भी बढ़ जाएगी। वैसे हम इसमें चिकित्सा में भी देखेंगे कि जिस भी दोष की वृद्धि होती है उसके विपरीत गुणों के आहार के सेवन का नियम करने की इच्छा बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर पित्त दोष बढ़ रहा है तो इसके विपरीत गुणों का सेवन की इच्छा बढ़ जाती है, जैसे शीत की इच्छा बढ़ जाती है। अब जैसे मान लो वात दोष की वृद्धि हो रही थी तो उष्ण खाने की इच्छा बढ़ रही थी, और कफ दोष की इच्छा मतलब कफ दोष की वृद्धि हो जा रही है तो भी कह रहा है कि हम उष्ण दोष, मतलब उसके विपरीत गुण, मतलब जो भी दोष आपकी बॉडी में बढ़ता है तो उसके विपरीत गुणों की सेवन करने की इच्छा बढ़ जाती है। जैसे कि पित्त की वृद्धि होने पर शीत कामित्व, मतलब शीत मतलब ठंडा खाने की जो इच्छा है बढ़ जाती है। क्यों बढ़ रही है भाई, इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो आपकी बॉडी में जो शीत है, सॉरी जो पित्त है वो कम हो सके, क्योंकि आपकी बॉडी अल्टीमेटली अपने आप को रेगुलेट कर लेती है। तो यहाँ पर बताया पित्त के बढ़ने पर आपको शीत खाने की इच्छा बढ़ जाएगी। अल्प निद्रता यानी जो नींद है वो कम आने लगेगी। मूर्छा आ जाएगी यानी फेंटिंग। बल हानि, इंद्रिय दौर्बल्य मतलब बल की हानि हो जाएगी, कमजोर हो जाओगे, जो इंद्रिय दौर्बल्य में हो जाएंगी। और पीत विन मूत्र यानी जो पीले पड़ जाए, क्या पीत मतलब जो मल है, मूत्र है, नेत्र, ये सब कैसे हो जाएंगे, आपके पीले हो जाएंगे। तो पित्त की वृद्धि का लक्षण है। जब भी ये आपको लक्षण किसी भी व्यक्ति में दिखे तो आप कह सकते हो उसकी बॉडी में पित्त बढ़ रहा है। मान लो आप एक डॉक्टर है, मैं एक पेशेंट हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ तो आपने मुझे देखा, अरे इसकी आंखें पीली हो रही है, अरे इसके जो मूत्र है, जो उसका पुरीस है वो सब कैसा रहा, पीला आ रहा है, इसको ठंडे खाने की इच्छा हो रही है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, बहुत कमज़ोर होता है, इंद्रिय दुर्बलम हो रही है, मूर्छा आ रही है। तो ये सब लक्षण मैंने कहाँ पर पढ़े थे, वो तो मैंने पित्त की वृद्धि के लक्षण में पढ़े थे। ये लक्षण आपने देख लिया और पित्त की वृद्धि के लक्षण में आप उसकी चिकित्सा कर सकते हो, क्योंकि पहले आपको पता लगाना है, आपको डायग्नोसिस अच्छे से करना है। जब भी आपने अच्छे से डायग्नोसिस कर लिया तो उसी के हिसाब से आप ट्रीटमेंट भी कर लोगे। फिर हम देखते हैं पित्त क्षय के लक्षण। पित्त क्षय के लक्षण क्या है कि पित्त क्षय, देखो ये सब चरक के अनुसार ही है। पित्त क्षय मंद उष्णता, पित्त क्षय मंद उष्णता अग्निता निस्भृतक क्षय, मतलब पित्त के क्षय होने पर जो आपकी बॉडी की अग्नि है वो मंद हो जाएगी, और निस्भृतक क्षय मतलब जो आपका ग्लो है, जो आपकी चमक है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये लक्षण बता दिए। आई होप गाइज आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको अगर कोई और डाउट आया है तो आप कमेंट कर सकते हो, या आपको कोई ऐसा रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी पॉसिबिलिटीज़ होगी कि मैं आपको ज़रूर बताऊं। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू गाइस।